दोस्तों नमस्कार। खुला आसमान है, प्राकृतिक हवा है, चारों तरफ हरियाली है, अच्छा लग रहा है। यह स्थिति 2014 में भी थी। इसी तरीके का खुला आसमान था, ऐसी ही हवा बह रही थी और यह स्थिति 2019 में भी थी और संभवतः यह स्थिति 2024 में भी रहेगी। मुश्किल यह है कि जब आसमान की उड़ान कोई सत्ता भरने लगे और उसके पांव उस जमी पर नहीं पड़े जिस जमी पर जनता के पांव में फोफले निकलने लगे हों, और ऐसे मौके पर विपक्ष का कोई नेता खुले आसमान तले लोगों के बीच जमी पर चलते हुए सारे घाव सारे दर्द को समझते हुए निकले, तो फिर राजनीति का मजा कुछ और ही होता है। और शायद यही वो राजनीति है जिसका आज एक चेहरा बेंगलोर में नजर आया। बेंगलोर के ताज होटल में 26 राजनीतिक दल ये कहते हुए बैठे कि हम इंडिया हैं, हम ही भारत हैं, और भारत के नाम पर या इंडिया के नाम पर जिस नए पार्टी का नाम दिया गया, जिस नए संगठन का नाम दिया गया, उसका मतलब बहुत साफ है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यही है इंडिया। इस नाम को सुनते ही दिल्ली में हड़कंप मच गया और लगा ऐसे कि जैसे बीजेपी को सांप सूंघ गया। और दिल्ली में आज ही के दिन जब बेंगलोर में बैठक खत्म हुई, उसके चंद मिनटों के बाद दिल्ली के अशोका होटल में, जो प्रधानमंत्री के निवास से चंद फरलांग की दूरी पर है, वहां पर 38 राजनीतिक दलों को यह सोचकर बुलाया गया कि सभी एकजुट हो जाएंगे तो फिर 26 राजनीतिक दलों की बैठक क्या मायने रखेगी। लेकिन जब नाम निकलकर यह आया कि उस संगठन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, तो फिर जो खलबली मची उस बात को लेकर खलबली थी, क्या अब एनडीए का नाम बदलकर भारत तो नहीं कर लिया जाए, और क्या नाम के आसरे कोई राजनीतिक सत्ता दोबारा सत्ता में आ सकती है, यह भी सवाल था। जिक्र दिल्ली का बाद में होगा, पहले बेंगलोर का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के भीतर एक संयम दिखाई दिया, एक संवाद की स्थिति नजर आई। सत्ता को लेकर कोई बहुत चाहत नजर नहीं आई, लेकिन इस देश के भीतर की परिस्थितियों को लेकर उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख था। और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने ही इस संगठन का नाम इंडिया प्रपोजल दिया, जिस पर सभी की सहमति हो गई। दूसरी बात थी, जो बात निकल कर आ रही थी कि अगर सहमति बन जाए तो इस देश के गांव-गांव में, शहर-शहर में और तमाम राज्यों में जो रैलियां होंगी, जो सभा होगी, उसमें सभी की भागीदारी एक बराबर होगी। और यह जानना होगा कि जो विपक्ष बेंगलोर में बैठा हुआ है, उसके पास 10 राज्यों की सत्ता है और एक दिल्ली केंद्र शासित, यहां पर भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है, यानी 11 राज्य इनके पास हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अपने तौर पर जो भी दावा करे, उसके पास कुल जमा जोड़ 6 राज्य बड़े हैं, 4 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं, और नॉर्थ ईस्ट के ही 4 राज्य जो दूसरे गठबंधन के पास हैं, वह साथ में एनडीए के जुड़े हैं। लेकिन यह पहली बार था कि राहुल गांधी ने खुले तौर पर और कांग्रेस ने सहमति जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की दौड़ कोई मायने नहीं रखती है। सवाल इस देश का है, लोकतंत्र का है, धर्मनिरपेक्षता का है, सामाजिक न्याय का है। और शायद इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को लेकर इस पूरे गठबंधन की नजर उस पर ना चली जाए, यानी अगर घोषित कर दिया गया कि यह प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, तो हर कोई उसी दृष्टि से झटके में मोदी और उस शख्स को तौलने लगेगा, मुद्दे गायब हो जाएंगे। अगर किसी संयोजक का नाम सामने रख दिया गया कि इस गठबंधन के संयोजक ये हैं, तो फिर उनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घुमड़ने लगेगी। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि समन्वय कमेटी एक बनाई जाए और उसमें 1-2 नहीं 11 सदस्य रहे, जो एक लिहाज से इस देश के तमाम बड़े राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की मौजूदगी हो इसमें। यानी कॉमन सिविल कोड के तौर पर बीजेपी अपने तौर पर कॉमन शब्द का जो इस्तेमाल करती है, उसको बिल्कुल नए शक्ल में राजनीतिक तौर पर सबको समन्वय के साथ जोड़ते हुए एक साथ आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है और सबकी सहमति क्या होती है, इस दिशा में दूसरी मोहर लगी।
तीसरी परिस्थिति पहली बार थी कि एक हेडक्वार्टर बनना चाहिए। यह हेडक्वार्टर दिल्ली में बने, जहां से चुनाव प्रचार के तौर तरीके निर्धारित हों और 11 समन्वय समिति जो सदस्य होंगे वो तय करें कि कैसे कैसे किन किन राज्यों में चुनाव प्रचार की दिशा में बढ़ना है और मैसेज ये खुले तौर पर इस देश के सामने जाए कि समूचा विपक्ष एकजुट होकर इंडिया बन चुका है। यानी इंडिया का मतलब वही है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और इसके आश्रय यह सवाल अब नहीं रहना चाहिए कि 2024 किसी पॉलिटिकल पार्टी के अस्तित्व का सवाल है या उनके सर्वाइवल का सवाल है। यह सवाल इस देश का है। इसीलिए 4-5 प्रस्ताव जिस पर चर्चा शुरू हुई उसमें बहुत साफ तौर पर था और माना गया कि इस देश में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के दायरे को वैचारिक तौर पर देश के सामने रखना है। इस देश की जो जरूरतें हैं, चाहे वो महंगाई, चाहे बेरोजगारी, चाहे इस देश के तमाम संस्थानों को खत्म करके राजनीतिक हथियार के तौर पर जो मोदी सत्ता बना रही है, इस्तेमाल कर रही है, उसको लोगों के सामने परोसना है, बताना है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें ना होती तो ये देश प्रोग्रेस के आगे बढ़ चुका होता, यानी मुश्किल हालात देश के लोगों के सामने होते नहीं। तीसरी परिस्थिति थी कि जिस ज्वाइंट स्टेटमेंट का जिक्र था उसके जरिए एक सहमति तौर पर एक पत्र कमोवेश हर रैली और हर सभा के बाद सामने आना चाहिए। यानी मैसेज हर जगह यह रहना चाहिए कि दरअसल यह एक संयुक्त तौर पर काम कर रहे हैं। मसला सिर्फ यह नहीं है कि यह 26 राजनीतिक दल एक साथ मिले हैं और बार बार बीजेपी या एनडीए इस बात को लेकर अगर अटैक करेगी कि देखिए केरल में कांग्रेस और लेफ्ट लड़ रहा है, बंगाल के भीतर लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, ममता बनर्जी भी है, दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी खड़ी हुई है, पंजाब के भीतर भी यही हालात है। इससे भटकने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बार मुद्दा इस देश के भीतर में इस देश का ही है और इस देश को संभालने वालों ने इस देश की ऐसी परिस्थिति बना दी है जिसके सामने आम आदमी बेबस हो गया है। तो क्यों नहीं एक साथ सब मिलें? और राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या होगा नहीं होगा यह चुनाव के बाद देखा जाएगा। अभी तो यह देखने की जरूरत है कि हम किसी भी हालत में इन मुद्दों को जनता तक पहुंचा पाते हैं या नहीं, हम इन मुद्दों के आश्रय अपनी एकजुटता को बतला पाते हैं या नहीं। और इसके जरिए अगर मैसेज जनता तक पहुंच जाता है तो जनता ही चुनाव लड़ने की दिशा में खुद खड़ी हो जाएगी। तब वहां सवाल किसी पार्टी, किसी गठबंधन का नहीं रहेगा, सीधे तौर पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता की नीतियां होंगी, उनके कार्यक्रम होंगे, उनके द्वारा लिए गए फैसले होंगे और दूसरी तरफ जनता तय करेगी कि उनके सामने कौन सी मुश्किल, कौन सी परेशानी है, क्योंकि हम तो उन्हीं मुद्दों के आश्रय चीजों को उठा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इससे पहले कांग्रेस कई बातों को लेकर अडिग रहती थी। हर जगह उसकी मुश्किल सबसे बड़ी यह हो चली थी कि जहां पर जाएंगे, जिस रूप में जाएंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारे अपने कार्यकर्ता क्या सोचेंगे। यहां पर कांग्रेस की मैच्योरिटी पहली बार खुलकर सामने आई और शायद उसकी वजह एक ही है। इस दौर में राहुल गांधी जो देश के भीतर अलग अलग जगह घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, कांग्रेस के भीतर उनकी मान्यता बढ़ी, देश के भीतर उनको लेकर समझ व्यापक हुई और तमाम राजनीतिक दलों ने इस दौर में हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव परिणामों को जो देखा तो राजनीतिक तौर पर उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस के बगैर वह अपने पांव पर खड़े हो नहीं सकते हैं। तो 2024 का जो बिगुल बजा उसमें पहला संदेश यही है, विपक्ष के भीतर किसी भी तरीके का आमने सामने टकराव की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर पूरी समन्वय कमेटी काम करेगी, इसी को लेकर प्रचार तौर पे काम करेगा। अब यहां पर यह समझने की जरूरत ज्यादा है कि दरअसल कांग्रेस के पास 4 राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। बीजेपी के पास भी अपने हिस्से में 4 राज्य हैं, या कहें जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं उस लिहाज से 4 राज्य कि वो अपने बूते जीती है। गुजरात में अपने बूते जीती, यूपी में अपने बूते जीती, उत्तराखंड में अपने बूते जीती और असम में अपने बूते जीती। 4 राज्य है। मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ की सरकार है, महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की सरकार है। इसके अलावे कहाँ है वो देश में? वह अरुणाचल में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, गोवा में है, छोटे राज्य। और उनके साथ जो 4 और गठबंधन आए हैं उनके पास सिक्किम है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है। लेकिन दूसरी तरफ बेंगलोर में जो बैठे हुए थे कांग्रेस के 4 शासित राज्यों के अलावे
ममता बनर्जी के पास पश्चिम बंगाल है, हेमंत सोरेन के पास झारखंड है, स्टालिन के पास तमिलनाडु है, सीपीएम के पास केरल है, आम आदमी पार्टी के पास पंजाब और दिल्ली है, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के पास बिहार है। बड़े राज्यों की तुलना में और वोट और सीटों के समीकरण के दायरे में जब आप तुलना करना शुरू कीजिएगा, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए, तो बड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य आपके सामने इंडिया का नज़र इस दौर में आने लगेगा। और शायद इसीलिए इंडिया का नाम भी दिया गया, क्योंकि बीजेपी इस देश में किसी भी मुद्दे को दो ही स्थितियों में ले जाती है। एक तरफ देशभक्ति या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, या दूसरी तरफ हिंदुत्व का राग होता है। लेकिन आज की परिस्थिति में जब बेंगलोर में बैठक शुरू होने जा रही थी, उससे चंद मिनटों पहले प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया और 11 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ वह उस पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते चले गए, जिस विपक्ष को इससे पहले उन्होंने 3 भाषणों में खड़ा किया। उनके करप्शन को लेकर, उनके यहाँ की गवर्नेंस को लेकर, उनके स्थिति में कहीं ना कहीं उनको भ्रष्ट और चोर बताने की स्थिति को लेकर। लेकिन इन तीनों भाषणों के बाद इस देश में शिवसेना के वही हिस्सा टूटकर उनके पास चला गया, एनसीपी का वही हिस्सा चला गया, उत्तर प्रदेश में राजभर वही हिस्सा चला गया, कुशवाहा वहीं से उसी हिस्से के साथ चले गए, जीतन राम मांझी हम पार्टी उसी रूप में चली गई, वीआईपी पार्टी उसी रूप में चली गई। बड़ा मुश्किल सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के भीतर की यह बौखलाहट, क्या विपक्ष की बनती हुई रणनीति ने उनको 2024 की स्थिति अभी से दिखानी शुरू कर दी है क्या? क्योंकि इतना गुस्सा, इतना आक्रोश और भाषण का ऐसा रूप जो प्रधानमंत्री ने आज दिया, इससे पहले कभी नहीं था। ये जानते समझते हुए कि विपक्ष बैठक कर रहा है, उसी दिन विपक्ष के साथ एनडीए की बैठक की तारीख रखी गई। ये जानते समझते हुए कि उस बैठक के बाद कोई अगर बड़ा गोल निकल कर आता है तो राजनीतिक तौर पर 2024 ना तो 2014 साबित होने वाला है और ना 2019। तो एक आखिरी लड़ाई लड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भाषण में दिखाई दिए, और यही आखिरी लड़ाई अपने तौर पर आप कह सकते हैं कि एनडीए की बैठक में भी हो सकता है कि वो वहां पर भी नजर आए। अब इसके बाद का सवाल है कि अगर ताकत के लिहाज से और राजनीतिक तौर पर अगर विपक्ष मजबूत आ रहा है, क्योंकि 10 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक 4, पश्चिम बंगाल 5, झारखंड 6, तमिलनाडु 7, केरल 8, पंजाब 9, बिहार 10 और 1 केंद्र शासित राज्य दिल्ली, इतनी बड़ी जगहों पर अगर विपक्ष की मौजूदगी है और अब जो प्लानिंग हो रही है कि राज्यवार, जिलेवार और पंचायत के लिहाज से किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार इस देश के भीतर करना है, तो यह खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि राजनीतिक तौर पर गणित यानी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री यानी जो तालमेल होना चाहिए, दोनों परिस्थिति पहली बार उस बीजेपी के सामने जाकर खड़ी हुई है जो 303 सीटों के जीत के साथ पार्लियामेंट में मौजूद है, और जो अपने तौर पर इस बात को लेकर घबरा रही है कि अगर पार्लियामेंट के भीतर उसकी सत्ता जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन क्या होगा। तो उस दिन का खौफ क्या अभी से शुरू हो गया? ये चुनावी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन चुनावी बिगुल जरूर है, और इस बात का जिक्र आज इसलिए भी करने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी ने हड़बड़ाहट में कैसे कैसे राजनीतिक दलों को आमंत्रण दे दिया कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए। इलेक्शन कमीशन ने कई पॉलिटिकल पार्टीज को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन एनडीए की तरफ से कहा गया, यानी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो घूम रहे थे, तमाम लोगों को निमंत्रण दे रहे थे, संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, परसेप्शन टूटना चाहिए कि विपक्ष की संख्या 26 तो हमारी 38। एक क्षण के लिए जरा कोशिश कीजिएगा, हम जो नाम 13 पॉलिटिकल पार्टी का उसमें पढ़ने जा रहे हैं, उनके एक भी सदस्य ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में है। हो सकता है उसमें से कई पॉलिटिकल पार्टी अभी रिकॉग्नाइज्ड भी ना हो, लेकिन बावजूद इसके उनको निमंत्रण देकर बीजेपी के अध्यक्ष जब खुले तौर पर कहते हैं और अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी 38 दलों का जब राग अपनाते हैं, तो जरा नाम सुनिए। जननायक जनता पार्टी, IMKMK, ये तमिलनाडु की पार्टी है, इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र कड़गम, RPI, इसके भी राज्यसभा और लोकसभा में कोई नहीं है। अठवले हैं, अठवले के जरिए चीज़ों को, बोडो पीपुल्स पार्टी नहीं है कोई, इंडिजेनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा,
तमिल मनीला कांग्रेस, असम गण परिषद संयोग से इसके भी कोई सदस्य नहीं है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी इनके भी नहीं है। पत्ताली मक्कल कच्ची, जनसेना पवन कल्याण पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सक्रिय है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो पुडुचेरी की है। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त जो ढींढसा है। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, इसकी भी मौजूदगी है। यानी ध्यान दीजिए तो जिन राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया गया, अगर इसमें राज्यवार परिस्थिति पलटे तो एक बीजेपी के पास राज्यों में सत्ता है और दूसरे 4 ऐसे छत्रप हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं और जहां के विधानसभा की, लोकसभा की कुल सीटें 4 ही आती हैं। तो क्या ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में बीजेपी फंस चुकी है या प्रधानमंत्री मोदी फंस चुके हैं, जहां पर अब उनको लगने लगा है कि क्या वाकई विपक्ष की एकजुटता अगर 1 to 1 की स्थिति में आ गई तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों डगमगा जाएगा और अपने बूते और अपने चेहरे के बूते जिस दिशा में वो बढ़ना चाहते थे वह मिथ 2024 में कहीं टूट तो नहीं जाएगा। दोबारा लौटिए बेंगलोर के ताज होटल में, जहां पर हर राजनीतिक दल, खास तौर से 4 नाम हम यहां पर जिक्र करना चाहते हैं। एक नाम ममता बनर्जी का है, दूसरा नाम केजरीवाल का है, तीसरा नाम अखिलेश यादव का है। यह 3 नाम ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक जमीन अगर कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं तो मुश्किल और कांग्रेस का अब विरोध करते हैं तो मुश्किल, और अगर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हैं तो फिर आने वाले वक्त में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कैसे कदम बढ़ाएंगे, इसको लेकर भी एक बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके जो सहमति बनी उसमें अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, जिन बातों को उठाया गया वह खुले तौर पर इस देश के भीतर राजनीतिक दलों के अस्तित्व से ज़्यादा उस राजनीतिक जमीन का जिक्र था जिस पे खड़े होकर ये सारे लोग राजनीति करते हैं। और सभी ने माना अगर मौजूदा स्थिति आने वाले वक्त में अगले 5 बरस तक बरकरार रही तो स्थितियां कितनी नाजुक होंगी और हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसके बाद इस देश की तमाम जांच एजेंसियां किसी भी छत्रप को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को या उससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने तक ना दे। आज ही तमिलनाडु में छापे पड़ रहे थे, आज ही छत्तीसगढ़ में छापे पड़ रहे थे, जब ये बैठक हो रही थी वहां छापे पड़ रहे थे। करप्शन को लेकर सरकार की गूंज और ईडी जो कि कानूनी तौर पर काम करता है उसकी फाइल में कौन कौन बंद हो गया और किस किस को खुले तौर पर छोड़ दिया गया, अगर यह भी लिखना शुरू कीजिएगा तो दर्जन भर नाम आपके जहन में तुरंत आ जाएंगे। एनसीपी से जुड़े हुए 5 नेता, टीआरएस से जुड़े हुए 4 नेता, शिवसेना से जुड़े हुए 7 नेता, उत्तर प्रदेश और बिहार के छत्रपों से जुड़े हुए जो कि एनडीए में शामिल हुए उनसे जुड़े हुए उनके मामले लगभग 3 नेताओं पर। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जब प्रधानमंत्री करप्शन का जिक्र करते हैं तो जाहिर तौर पर अब सुनने वाला हंसी ठिठोली करता है राजनीतिक तौर पर कि अगर ये हालात हैं। और इस बैठक के भीतर ये मैसेज बहुत साफ था कि अगर मोदी सरकार इस रूप में राजनीतिक हथियार के तौर पर इस देश की स्वायत्त संस्थाओं को, वह भी जांच प्रीमियर एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करने लगी है तो जरा कल्पना कीजिए कि हम अगर अपनी लड़ाई सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए लड़ते रह गए और 2024 निकल गया तो उसके बाद कौन सी स्थिति होगी कोई नहीं जानता है। और इसका जिक्र खुले तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी ने माना और सहमति दी। शायद इसीलिए सहमति इस 3.5 घंटे की बैठक के बाद इस बात को लेकर बनी कि दरअसल मैसेज मोदी नहीं है, मैसेज बीजेपी नहीं है, एनडीए नहीं है, मैसेज यह देश है। और इसीलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडिया होना चाहिए क्योंकि खुले तौर पर इंडिया वर्सेस कौन है यह इस देश को तय करने देना चाहिए। राजनीतिक तौर पर ऐसा गठबंधन और इस गठबंधन के भीतर की ऐसी सोच ना तो इससे पहले इमरजेंसी के वक्त बनी थी, उस वक्त लोगों के जहन में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी, ना ही ऐसे गठबंधन को लेकर अपने तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बीजेपी के एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
और ना ही ऐसा गठबंधन 2004 में बना था जब मनमोहन सिंह सरकार बन रही थी और लेफ्ट ने समर्थन दे दिया था, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया था। ऐसी परिस्थिति इस रूप में नहीं बनी थी कि देश को लेकर 2024 के चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाना है। तो आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा इस दौर में उभर कर आया है वह एक ही मैसेज है। 2 बैठकें हो चली है, पटना में हो गई, नीतीश कुमार ने कमाल कर दिया, सबको बुला लिया। बेंगलोर में हो गई, कमाल कर दिया अपने तौर पर, वहां पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने जिस तरीके का आयोजन किया गया, जिस तरीके से सबको स्पेस दिया गया, सब ने भूरी भूरी प्रशंसा की। और अब तीसरी बैठक मुंबई में होनी है, जहां पर शिवसेना और एनसीपी यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अपने कांधे पर इस गठबंधन का बोझ उठाना है। और सवाल यह है कि इस परिस्थिति के बाद चौथी स्थिति दिल्ली में आएगी, जहां पर दिल्ली का हेडक्वार्टर तब तक बन चुका होगा और उस हेडक्वार्टर के भीतर बैठक हो रही होगी, जो उसके बाद से तय होगा इस देश के तमाम जगहों पर तमाम राजनीतिक दल एक साथ कैसे खड़े हों और अपने चुनाव प्रचार की दिशा में कैसे बढ़ें, जिससे किसी की राजनीतिक जमीन कम भी ना हो, लेकिन मौजूदा वक्त में यह देश का मुद्दा सामने उभर कर आ जाए और लोगों के जहन में ये सवाल उभरने लगे कि वाकई एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है या एनडीए है, जो कहना है कह लीजिए। यह स्थिति क्या वाकई इस 4 जगहों से उभर कर जो 5वीं दिशा में जाएगी वह ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 5वीं दिशा आते आते इस देश के 4 राज्यों में चुनाव हो चुके होंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चला है और शायद बीजेपी को भी हो चला है कि जब राजनीतिक तौर पर राजनीतिक जीत के लिए यह गठबंधन बन रहा है तो किसी भी तरीके का राजनीतिक समझौता और राजनीतिक अंतर्विरोध, दोनों परिस्थितियों के बीच में अब पूरा विपक्ष चलेगा। यानी विपक्ष की कोई राजनीतिक दल इस बीच में कांग्रेस को इन 4 राज्यों में रोकने के लिए या वोट बांटने के लिए खड़ी होती हुई नजर नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो उनको भी पता है कि कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, उत्तराखंड में ही क्या हो गया या बंगाल में ही क्या हो गया या उत्तर प्रदेश में ही क्या हो गया। जनता ने ही तय इस दौर में जब कर लिया है, एक सत्ता दूसरा विरोधी, किसके साथ खड़ा होना यह खुद जनता तय करती है। किसी तीसरे की दिशा में वो ना उत्तर प्रदेश में गई, ना बंगाल में गई, ना कर्नाटक में गई, तो इन 4 राज्यों में भी जाएगी नहीं। जो आखिरी संदेश है इस बैठक के बाद का, क्या वाकई इस देश के भीतर में पहली बार कोई 10 साल तक बहुमत के साथ खड़ा रहे और राजनीतिक तौर पर समूचा विपक्ष उसे एंटी नेशनल तो नहीं कहें, लेकिन खुद को इंडिया बनाकर सामने वाले को गैर भारतीय करार देने की दिशा में राजनीतिक चुनाव प्रचार होने लगे तो क्या होता है, यह शायद आने वाले वक्त में इंतजार करना होगा। आसमान वही रहेगा, खुला आसमान, हवा ऐसे ही चलेगी, हरियाली भी वैसे ही रहेगी, लेकिन जो उड़ान भर रहे हैं वो जमीन पर आएंगे। जो जमीन पर हैं अब वो आसमान पर उड़ेंगे तो भी जमीन को छोड़ेंगे नहीं। यह मैसेज शायद भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को समझ में आ गया और यह समझ कांग्रेस के भीतर समा गई और कांग्रेस के साथ खड़े वोटरों ने शायद विपक्ष को यह मैसेज दे दिया कि अब अगर बिखरे और अब अगर एक दूसरे के खिलाफ हुए तो फिर आने वाले वक्त में आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज जनता के भीतर से भी उभरेगा, सिर्फ आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।